आर्मी मेडिकल कॉलेज 2026 केमिस्ट्री सिलेबस यानी आपने कौन से बुक्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है ये 15 मई से स्टार्ट होगी और 23 जून तक आप लोगों की अप्लाई होगी। तो इनिशियल टेस्ट करीब आते जा रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हमें मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप हमें गाइड करें कि हमने केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको गाइड करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड भी कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने कौन से बुक्स पढ़ने हैं ये भी आपको गाइड करेंगे। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है अपनी, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, कि आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर गाइड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम टेस्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए आपके टेस्ट के अंदर टोटल 4 चीज़ें हैं: वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। वर्बल नॉन वर्बल में आपके पास क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रिक्स की मदद से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अभी ये ट्रिक्स हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वर्बल नॉन वर्बल के वीडियोज़ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट्स, एकेडमिक क्या है? तो एकेडमिक में आपके 50 एमसीक्यूज आएंगे और यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री भी है, आपकी बायोलॉजी है, आपके फिजिक्स और इंग्लिश। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन तमाम चारों सब्जेक्ट से मिल के 50 एमसीक्यूज आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे। तो इसलिए इतने ज़्यादा चैप्टर्स को सिर्फ 50 एमसीक्यूज के लिए पढ़ना, इसमें आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इसी के ऊपर होने वाली है कि केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी फिजिक्स के ऊपर होगी, फिर इंग्लिश और लास्ट में पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को उठा ले तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में तकरीबन टोटल कोई 31 चैप्टर्स बनते हैं। डिफरेंट बुक्स का अगर मैं एक साथ आपको बताऊं, तकरीबन 31 चैप्टर्स बनते हैं। अभी देखिए 31 चैप्टर्स है और टोटल 4 सब्जेक्ट्स है और उनमें से सिर्फ 50 एमसीक्यू आएंगे। तो 31 चैप्टर्स को पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम है और अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि इस टॉपिक से एमसीक्यू कैसे आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा, चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है यह भी बताऊंगा, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर किस किस एंगल से एमसीक्यू आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है? आपका बेसिक कंसेप्ट, जो आपके मोल्स वाला चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, जिसमें मोल्स है, लिमिटिंग रिएजेंट और इस तरह के डिफरेंट कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। तो आपके इनिशियल टेस्ट में 2 से 3 कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले चैप्टर्स को पढ़ना है, इसमें जो फार्मूलाज है वो आपने अच्छी तरीके से देखने हैं और इनके ऊपर आप लोगों ने कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी। फिर उसके बाद क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ से पे डिफरेंट बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ से आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या असर है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या असर है, रिएक्टिविटी के ऊपर क्या असर है और स्ट्रेंथ के ऊपर क्या है। तो आपसे केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर जो हमारे पास हाइड्रोजन का सीरीज है और लाइमन, बाल्मर, पास्टन, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनका जो लाइट का रेंज है, यूवी, इंफ्रारेड और विजिबल, वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है, तो केसी से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट फैक्टर्स है जो रिएक्टिविटी को और इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, तो वो भी आपसे पूछे जाते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर का क्या असर है, रिएक्टेंट का क्या असर है, प्रोडक्ट का क्या असर है, टेम्परेचर का क्या असर है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर इन चीज़ों का क्या असर है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपसे पूछा जाता है और कौन से कंपाउंड किस कंपाउंड को किक आउट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो वो भी आपको पोटेंशियल से पता चलता है। जो डिफरेंट टाइप के सेल्स है उनमें एनोड और कैथोड से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो डिफरेंट तरह के रिएक्शन है वो आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन एंड कोलाइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। लिक्विड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इनिशियल टेस्ट में, तो लिक्विड्स को आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एस&पी ब्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो कलर ऑफ कंपाउंड्स है, डिफरेंट कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर डिफरेंट कलर्स है वो आपसे पूछे जाते हैं। इनके जो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस है, जिस तरह ऑक्सीजन के साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है, इनके रिएक्शंस है और इनके जो कंपाउंड्स है
वो आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अंदर जो कलर चेंजेस है, जब कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो कलर चेंज किस तरह का होता है, किस कलर से किस कलर की तरफ चेंज जाते हैं, तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी ओवरऑल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑर्डर्स भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कौन सा कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर्स भी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, उनके पास अंदर डायगोनल रिलेशनशिप किस वजह से होती है, तो ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अल्डिहाइड एंड कीटोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड और कीटोन के जो डिफरेंट टेस्ट है, इनके जो आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट है, जिस तरह देखें फिलिंग सोल्यूशन हो गया, टॉलरेंट रिएजेंट हो गया, इनके जो बनाने के जो रिएक्शंस हैं, इनसे जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, इनका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन है, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के भी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो रिएक्टिविटी के आर्डर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, वाटर, इनकी रिएक्टिविटी के आर्डर, इनकी स्टेबिलिटी के आर्डर, बॉइलिंग पॉइंट के आर्डर, ये आपसे कंपेयर करके पूछे जाते हैं। अल्कोहल, फिनोल और ईथर से रिलेटेड भी इनके कंपाउंड्स पूछे जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में भी आपसे पूछे जाते हैं, खासकर बेंजीन से रिलेटेड। इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड में SN1, SN2, E1, E2 और जो डिफरेंट फ्लेवर्स है, वो आपसे पूछे जाते हैं जो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आते हैं। और मैक्रोमॉलिक्यूल से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी ये जितने चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपकी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये ओवरऑल आपको मैंने 15 चैप्टर्स बता दिए, 31 में से मैंने 15 चैप्टर्स बता दिए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इन चैप्टर्स को कर लें और बाकी चैप्टर्स छोड़ दें। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। आपके पास 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? पहले वो स्टूडेंट्स होंगे जो पूरा बुक पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पूरा बुक पढ़ लिया, उनको ये पता नहीं होता कि MCQ आएगा कैसे। तो वो इनिशियल टेस्ट में या तो फेल हो जाते या बहुत कम मार्क्स ले लेते, उनका नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होता। दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि इनका इनिशियल टेस्ट बहुत अच्छा हो अगर यहाँ से आया, लेकिन अगर इन चैप्टर से बाहर कोई चीज़ आ गई तो कम मार्क्स उनके आ सकते हैं या उनका टेस्ट फेल हो सकते हैं। तीसरे स्टूडेंट्स होते हैं स्मार्ट। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन हर चैप्टर के अंदर उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो उनके सेंटर के अंदर आ रहा हो, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। तो पहले अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी सेंटर कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो अपने मार्क्स देखकर, आपके जितने मार्क्स है तो आपने उसी के हिसाब से सेंटर सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि हर सेंटर का मेरिट होता है। तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपने सेंटर सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपका मेरिट बना है। फिर वो देख लेते हैं कि मेरे सेंटर के अंदर कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ये सारे बुक को करते हैं, लेकिन हर तमाम बुक में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करते हैं, और इन्होंने अपने आप को सिक्योर रखा होता है। तो अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको स्मार्ट बनाएंगे। हम आपको अपने नोट्स देंगे जिसके अंदर सारे चैप्टर्स है, लेकिन हर चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेंगे, और इस चैप्टर के अंदर किस तरह से MCQ आ सकते हैं ये भी हमने मेंशन किए हैं। और आपसे कितनी गलतियां हो सकती है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप गलत कर सकते हो, वो भी हमने यहाँ पर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो तैयारी हम आपके ऊपर करवाएंगे वो इन 15 चैप्टर से भी कम पेजेस होंगे, लेकिन उनके अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री इंक्लूड होगी। तो अगर MCQ कहीं से भी आया तो आपके लिए मसला नहीं होगा। आपको ये भी पता होगा कि MCQ आएगा कैसे, और जो नोट्स हम आपको देंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। तो अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो आपको ये 15-16 चैप्टर कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो नोट्स हम देंगे उसी को आपने पढ़ना है। या अगर आप हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं तो अभी इंशाल्लाह आज या कल मैं अपने नोट्स न्यू अपलोड करूँगा केमिस्ट्री के, तो आपने सिर्फ उनको पढ़ना है, आपने बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ना। बाकी जो हमारे स्टूडेंट यूट्यूब पे खुद तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़ें अच्छी तरीके से। जब आपके ये चैप्टर्स कवर हो जाए तो उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनको कर लेना। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि सर हमने इनको पढ़ना कैसे? तो पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनिशन को समझना है। अभी डेफिनिशन को समझना और डेफिनिशन को याद करना, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। अभी इसके अंदर डिफरेंस क्या है? लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, और आप जस्ट इसका डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज का पता है कि इसके ऊपर MCQ कैसे आएगा? तो अगर आपको इसका पता नहीं है तो इट मीन्स आपने रट्टा लगाया, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि आपने डेफिनेशन को समझना है। समझने का मतलब क्या है? आपको लेट्स सपोज अगर मैं कोई कंपाउंड दे दूँ HF H2O, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन से कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि आपको डेफिनेशन से ये चीज़ क्लिक करनी है। अच्छा, हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट ना पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे है, आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में, इन तीनों में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? तो आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाएगी कि देखिए यार, इन दोनों के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले की तो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने डेफिनिशन को समझना है, आपने ये समझना है कि ये डेफिनिशन के ऊपर मेरे किस तरह से MCQs आ सकते हैं, और ये जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, MCQ कैसे आएंगे। MCQ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा
कि आप डिफिनीशन बताइए, या वहाँ पर डिफिनीशन दी गई होती और आपको बताया जाए कि ये गलत है या सही है। डिफिनीशन नहीं आता, आपने डिफिनीशन को समझना है और उस डिफिनीशन को अपने एमसीक्यूज के अंदर आपने अप्लाई करना है। आपने उसको प्रैक्टिकली समझना है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ रहा हूँ तो कैसे एमसीक्यू आएंगे, मैंने उन एमसीक्यू को कैसे डील करना है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, मैकेनिज्म। जितने भी रिएक्शंस है तो उनके मैकेनिज्म्स का आपको पता होना चाहिए। लेट सपोज अगर कोई रिएक्शंस है और उसके एग्जांपल में आपको मीथेन दिया गया है और प्रोडक्ट बना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं मीथेन को ईथेन करूँ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, अगर मैं ईथेन को ब्यूटेन करूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसके जो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको रिएक्टेंट्स का पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए और आपको कंडीशन का पता होना चाहिए। जिस तरह अक्सर हम देखते हैं कि अगर 200 डिग्री सी हम देंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर 180 डिग्री सी हम देंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको इस तरह की कंडीशंस का पता होना चाहिए। ठीक है, ये डाई इथाइल ईथर जिस तरह हम डिफरेंट कंपाउंड्स में या एनहाइड्रस कंपाउंड्स डालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वहां पर वाटर हो तो फिर क्या होगा। तो आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए, आपको नेमिंग रिएक्शंस का पता होना चाहिए। नेमिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनिशियल टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंट रिएजेंट, डफ रासिस। तो ये जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है ना, जिनका अपना कुछ खास नाम है, ओजोनोलाइसिस, तो यहाँ से आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस लाजमी 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 पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस तरह SN1, SN2, E1, E2 ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ऑर्डर्स का पता होना चाहिए। जिस तरह देखिए, अगर अल्काइल हैलाइड्स है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियल अल्काइल हैलाइड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 कौन सा जल्दी करेगा, SN2 कौन सा जल्दी करेगा, E1 कौन सा जल्दी करेगा, E2 कौन सा जल्दी करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, जिस तरह देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो आपको ये ऑर्डर्स का पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो मैं पढ़ रहा हूँ, इनके ऊपर एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट का, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी रिएक्टिविटी, तो आपको रिएक्टिविटी का पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट तरह से आपने ऑर्डर्स को समझना है, क्योंकि ऑर्डर्स के ऊपर आपसे एमसीक्यूज लाजमी आपकी इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है। जिस तरह देखें, सारे रिएक्शंस एक कंटिन्यूस एक फ्लो में चल रहे होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो अक्सर मेंशन होते हैं पूरे बुक में। 10 से 12 एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो आपने उन एक्सेप्शनल केसेस को लाजमी समझना होता है, क्योंकि ये आपकी इनिशियल टेस्ट के बिल्कुल वो क्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं जो लाजमी पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस आपकी पूरे बुक में जहां पे भी है, आप उनको अपने साथ एक पेज के ऊपर लिख लें, उनको बार बार देखा करें। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर क्या है, लेट सपोज मैं आपको एक टॉपिक देता हूं, केसी। केसी क्या है, केसी इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक टॉपिक है, ये आप अपने बुक के अंदर पढ़ रहे हो, तो इसके ऊपर एमसीक्यू कैसे आएंगे ये मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रैक्टिकली की तरफ जाए, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाए, और आप उसको अप्लाई करें अपने नॉलेज को एमसीक्यूज की तरफ। केसी का डिफिनीशन, ये लेट सपोज 5 लाइन का डिफिनीशन आपने पढ़ लिया है। अभी इसमें आपकी पढ़ने की क्या चीज है। सबसे पहली चीज, दिस इज रेशो, ये आपको पता होना चाहिए, ये रेशो है किसके बीच में, प्रोडक्ट के बीच में और रिएक्टेंट के बीच में। अच्छा, ये अगर रेशो है तो मुझे इसका फार्मूला भी देखना है। ये मुझे पता चल गया है कि ऊपर प्रोडक्ट होगा, नीचे रिएक्टेंट होगा। तो हो सकता है कि आपके इनिशियल टेस्ट में कोई एमसीक्यू आ जाए जिसमें आपको रिएक्शन दिया गया हो और नीचे बताया गया हो कि कौन सा केसी ठीक है, ऊपर कोई रिएक्टेंट दिए हो, नीचे प्रोडक्ट दिए हो, या इधर उधर करके आपको दिया गया हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर प्रोडक्ट होगा, नीचे रिएक्टेंट। ये आपका पहला एमसीक्यू हो गया। दूसरा एमसीक्यू क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो भी रिएक्शन होगा रिवर्सिबल होगा। जिस तरह यहां पर आपको रिवर्सिबिलिटी की साइन नजर आ रही, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसकी केसी की वैल्यू नहीं होगी। तो हो सकता है कि वहां पर आपसे पूछा जाए कि किस रिएक्शन के लिए केसी एप्लीकेबल है, या किस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू होगी, सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो। तो ये दूसरा अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, फिर क्या है, फिर इसके अंदर ये है कि देखें, ईच कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक पावर। तो ये देखिए, इसके ऊपर ये पावर भी मेंशन है, ये बात भी हमें पता चल गई। अच्छा, और आपको यहां पर क्या है कि अगर इसकी वैल्यू हाई हो तो ये प्रोडक्ट को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, रिवर्स और इरिवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के। तो ये चार चीजें हमें पता चल गई है। तो आपकी इनिशियल टेस्ट में आपसे ये डिफिनीशन नहीं पूछा जाता, बल्कि आपसे ये चार चीजें पूछी जाती है। आपको ये मैं चीज ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपने इस तरह के पॉइंट्स देखने हैं कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं मैं किस लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर मैंने सबसे पहले रेशो को पढ़ा, मैंने फिर इसकी फार्मूला देखी, फिर मैंने रिवर्सिबल को पढ़ा, फिर मैंने कंसंट्रेशन पावर को पढ़ा, फिर मैंने हाई और लो वैल्यू को पढ़ा। तो अभी अगर लेट सपोज मैं आपको बताऊं कि केसी की वैल्यू 0.9 इसका क्या मतलब है, और केसी की वैल्यू 1.5 इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड जा रहा है रिएक्टेंट की तरफ, और इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन जो है ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने थ्योरी को समझना है,
आपने ये चीज़ देखनी है कि ये एमसीक्यू में कैसे पूछा जाएगा, और यही सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर्स के अंदर और अपने नोट्स के अंदर हमने मेंशन किए हैं, ताकि चीज़ें सिर्फ आपको रटा करके याद ना हो। क्योंकि अगर ये डेफिनेशन आपको याद है लेकिन ये बातें आपकी समझ में नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि आपने सिर्फ रटा लगाया है, और आपका इनिशियल टेस्ट तो पास हो जाएगा लेकिन आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। ये बात आप अपने जहन में बैठा लें, और कम मार्क्स के ऊपर आपकी शॉर्टलिस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। इस तरह देखिए, अगर केसी की वैल्यू है, केसी की कोई वैल्यू तो होगी ना, ओ वैल्यू किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करती है, ओ वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखिए, अगर आपने कंसंट्रेशन और प्रेशर को चेंज किया तो सिर्फ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, या रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा या प्रोडक्ट की तरफ। केसी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू चेंज होगी। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करोगे तो केसी जो है जल्दी अटेन होगा, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अभी देखिए, ये इतना सारी चीजें तो मैंने आपको पढ़ा दी है ना। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू दिया है कि अगर आपने रिएक्टेंट की वैल्यू को 50% इंक्रीज किया तो आप बताइए कि केसी की वैल्यू के साथ क्या होगा। हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, और डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। तो अगर ये लेक्चर मैं आपको केसी के ऊपर ना देता और आप खुद अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इसका आंसर दे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता। फिर आप ये बताते हो कि सर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते, ये कहाँ से आते, तो ये तो आपकी केसी की वैल्यू से है ना। और ये केसी की वैल्यू तो अभी आपको मैंने पढ़ा लिया है ना, और ये तो आपकी बुक के अंदर भी लिखा है। लेकिन उस बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह हमने नोट्स के अंदर लिखी है, या जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यही डिफरेंस होता है कि अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको चीज़ें कम समझ में आएगी, और अगर हमारे नोट्स बाय करोगे या आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्लियर करके बताएंगे कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो अभी मैंने पढ़ लिया है कि रिएक्टेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं, ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर असर करता है। अगर टेम्परेचर चेंज होगी तब केसी की वैल्यू चेंज होगी। आप कंसंट्रेशन, प्रेशर या एक कैटलिस्ट को चेंज करोगे तो कोई असर नहीं होगा। तो ये पॉइंट मुझे क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तैयारी करनी है अपने सेंटर के मुताबिक, और सेंटर आपने अपने मार्क्स के हिसाब से सेलेक्ट करना है, और आपने फिर उसी सेंटर के मुताबिक जो उसके टॉपिक्स होते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपने उनको पढ़ना है। अभी आपने मुझे मैसेज करके ये नहीं बताना कि सर आप मुझे सेंटर बताइए। जब आप हमारे साथ एडमिशन करोगे तो आपके मार्क्स देखकर हम आपको बता देंगे कि ये सेंटर आपके लिए ठीक है, और उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स भी दे देंगे और आपकी तैयारी भी स्टार्ट करवा देंगे। क्योंकि अगर इस तरह मैं आपको बता दूं कि आपकी रिलेटेड सपोज पिशावर सेंटर ठीक है, रावलपिंडी सेंटर ठीक है, तो आपकी कोई फायदे की नहीं है जब तक आपको ये पता ना हो कि मैंने इस सेंटर के मुताबिक तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे एफएससी के एग्जाम है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी से आप 1 घंटा दे दे ताकि आपकी तैयारी स्टार्ट हो, फिर बाद में जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप ज्यादा टाइम दे देना, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता, फिर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। मेरा मेरा राय यही होता है कि आप 10 बुक को पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 मरतबा पढ़े। तो जिस तरह देखें, जहां पर मैंने 15 चैप्टर्स आपको बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे नोट्स है तो वहां पर हमने क्या किया हुआ है, हम वहां पर पूरी केमिस्ट्री है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है और आपके सेंटर के मुताबिक चीजें। तो अगर आप सिर्फ उनको कर लेते हो तो आपको पूरा बुक देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स देखने की जरूरत नहीं है। तो आपने स्मार्ट चीजें करनी है। स्मार्ट चीजें का क्या मतलब है, इतनी चीजें पढ़नी है जिसको आप रिवाइज कर सके, जिसको आप समझ सके। ये तो नहीं कि आपने पूरा पहाड़ पढ़ लिया लेकिन बाद में आपको कुछ भी नहीं आता। और आपने मल्टीपल रिविजन्स करनी है, बार बार उनको दोहराना है, और आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम इंशाल्लाह अपना न्यू वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर अनलिमिटेड एमसीक्यूज है, 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज है, और वहाँ पर आप अपनी मर्जी के टेस्ट भी बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो हम आपका वेट कर रहे हैं, टाइम पे ज्वाइन करके आप हमें अपनी बेहतरीन तैयारी का आगाज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर हमने कौन से बुक्स पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स केपीके से है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पंजाब से है, कुछ सिंध से है, और कुछ फेडरल से है। तो ये सब अक्सर इनके दरमियान में ये कन्फ्यूजन चल रही होती है कि सर हमने पंजाब को पढ़ना है या फेडरल को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर टेस्ट पंजाब और फेडरल के बुक से आता है, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन बुक्स को लाजमी टच दे दें। अगर आप हमसे नोट्स बाय करोगे या अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो जो नोट्स हम आपको देंगे उसमें हमने पांचों सूबों के और पांचों चीज़ों को इकट्ठा करके नोट्स बनाए हैं। मीन्स उसके अंदर सारे बुक्स से डेटा शामिल। तो अगर आपने सिर्फ उनको पढ़ लिया तो आपको बाकी बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप स्मार्ट स्टडी करें। अभी कोई तो इतना तेज़ नहीं है ना कि वो लेट सपोज केपीके से कोई स्टूडेंट है, वो केपीके की बुक्स भी पढ़े, फिर पंजाब की भी पढ़े और फिर फेडरल की भी पढ़े, और लास्ट में उसको पास टाइम ही ना हो कि उनको रिवाइज करे और आखिर में उसका टेस्ट फेल हो जाए। तो इसलिए आप लोग अच्छी तैयारी से जाए टेस्ट के लिए। और लर्न फोर्सेज एकेडमी वाहिद एकेडमी है जो आपको 100% तैयारी करवाएगी। आप हमारे डेमो लेक्चर्स देके और जो भी यूट्यूब के ऊपर आपको पढ़ा रहा है कि मैं आपको तैयारी करवा सकता हूँ, उनके लेक्चर्स देके आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको सही तैयारी करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको 100% गारंटीड तैयारी करवाएंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस भी आपको देंगे, प्रैक्टिस के लिए भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम खुद क्वालिफाइड टीचर हैं। हम खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड है,
MBBS कर चुका हूँ। ISSB से रिकमेंडेड हूँ, 7 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और अभी तक तकरीबन 5000 से ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह का टीचर जो खुद पढ़ चुका हूँ, जो खुद डॉक्टर हो, वो आपको पढ़ाए। दूसरी जानिब वो टीचर जिसका पता ही ना हो कि FSC की है या FA की है या कोई BS किया हुआ है, वो आपको क्या पढ़ाएगा और उसको क्या पता है डिफ़िकल्टी का कि किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। वो तो आपको अपने ही किस्से और अपनी ही गज़ल सुनाएगा ना। के लिए हमारे पास कोर्सेज़ अवेलेबल है। अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हो, तो इसके अंदर हम आपको वर्बल भी देंगे, नॉन वर्बल भी देंगे, कंप्लीट एकेडमिक भी देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। हम आपको बताएँगे कि आपने कौन से सेंटर से टेस्ट देना है और किस डेट को आपने अप्लाई करनी है। उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे और आपके टेस्ट से 1 दिन पहले हम आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 MCQs भी देंगे। तो अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह आर्मी वाले आपसे टेस्ट लेते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है, आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है वो 6500 है, अभी आपको मिलेंगे 5500 के। इसके अलावा हमारे पास क्रैश कोर्स भी है, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करने और ऑनलाइन हमारा फुल कोर्स भी है। ये सिर्फ नोट्स है और ऑनलाइन क्लासेस भी हम लेते हैं। आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, एकेडमिक, OPI, पर्सनालिटी टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। ये पिछले कोर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। आप इनके ये रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपका ख्वाब पूरा हो और इस तरह की बेहतरीन गाइडलाइंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, क्योंकि देखिए टेस्ट की तैयारी में गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़्यादातर स्टूडेंट को अभी नम्स का पता नहीं होगा, तो नम्स से रह जाएँगे। नम्स से रह गए तो अगर उनका नाम मेरिट में भी आ गया, तो उनका टाइम और सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आप हमें टाइम पे जॉइन कर लें ताकि हम आपको बेहतरीन गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकें, आपकी अभी से तैयारी स्टार्ट करवा सके और आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि इनिशियल टेस्ट में आपने ज़्यादा मार्क्स लेने, तब आपका नाम मेरिट में आएगा। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये उनके रिव्यूज़ है। आप इनकी ये रिव्यूज़ खुद पढ़ लें, इन्होंने जो लिखा है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे तकरीबन 250 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन डॉक्टर बने, तो ये नंबर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।